नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी Z+ सुरक्षा। पीएम मोदी आज करेंगे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। दिल्ली में ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। बीजेपी ने एकजुट होकर विपक्ष से निपटने की खास तैयारी। 2024 की प्लान की तैयारी। सीएम नीतीश कुमार बोले, बीजेपी का साथ छोड़ा तो लोगों ने मुझे दिया धन्यवाद। विपक्ष को कर रहा एकजुट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एलजी के नोटिस की कॉपी फाड़ी। बोले, नहीं मांगेंगे माफी। खबरें जानेंगे विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद को Z+ की सुरक्षा, VIP सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की। इस बात की जानकारी सरकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति कोविंद को केंद्रीय अर्धसैनिक बल का Z+ सुरक्षा का प्रदान करने का ऐलान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को पूरे देश में Z+ सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय रिजर्व बल यानी कि CRPF के एक यूनिट रामनाथ कोविंद के सुरक्षा में हमेशा लगी रहेगी। अधिकारियों ने ये कहा कि गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसी के सिफारिश पर सुरक्षा को प्रदान किया है। सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले से ही अपना कार्यभार संभाला था। भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी साल जुलाई में समाप्त हुआ था, जिसके बाद वो 12 जनपथ रोड पर स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट हो गए थे। उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रही। 3 दशक से रामविलास पासवान भी रहते थे। बता दें कि इसके पहले 12 जनपद पर स्थित बंगले में करीब 3 दशक से रामविलास पासवान रहा करते थे। 2020 में उनके निधन के बाद चिराग पासवान को नोटिस देकर ये बंगला खाली करवा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट सर्किल सी हाउसकॉन को गुरुवार सुबह 6 बजे से ही बंद कर दिया गया। ये पाबंदी रात 9 बजे तक जारी रहेगी। इससे राजधानी के कई सड़कों पर जाम की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपील पर राजपथ के आसपास स्थित सभी कार्यालय गुरुवार दोपहर 2 बजे से ही बंद करवा दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक राजपथ के आसपास सभी 10 मार्गों को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया था। आज वाहनों को नई दिल्ली एरिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा इंडिया गेट पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद रहेगा। राजपथ के आसपास के सभी कार्यालय भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो जाम और अन्य समस्याओं से बचने के लिए दिल्ली और पुलिस की एडवाइजरी को फॉलो करें। राजपथ और सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इंडिया गेट के पास स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। कांग्रेस ने आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। विपक्ष की लामबंदी से निपटने के लिए बीजेपी क्या तैयार कर रही है, उसकी क्या रणनीति है, ये समझने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता से बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये पहले भी एकजुट हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। इस बार भी उनकी कोशिश पूरी रहेगी और जो कोशिश की जा रही है वो असफल होगी। इनमें करीब 150 सीटें हैं जिन पर 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर पे थी। अब पार्टी ने 150 सीटों पर फोकस किए हुए है जिन कारणों से पिछली बार हार मिली थी। उसी समय दूर
उसी समय रहते हुए दूर करने की कोशिश भी की जा रही थी। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जमीन पर काम किए जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता से जुड़ने की कोशिश भी हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ खास बातचीत भी की थी और बैठक भी की। इसमें उन्होंने साफ कहा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता का पूरा सम्मान होना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पर है। मिशन 2024 को लेकर दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे बीजेपी से नाता तोड़ चुकी जेडीयू नेता का उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के लिए विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव राजा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर भी चर्चा की। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में सभी 7 दल एकजुट है और भाजपा अकेले विपक्ष में है। हम समाज के अपने वर्ग को विकसित करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी से मिल रहा हूं। भाजपा का साथ छोड़कर इस पक्ष में शामिल होने पर लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने अच्छा काम किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से आप नेताओं को भेजे गए कानूनी नोटिस पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को मीडिया से सामने उपराज्यपाल से बात करते हुए उन्होंने कानूनी नोटिस की कॉपी फाड़ते हुए चेतावनी दी कि सच बोलने से उनका कोई रोक नहीं सकता है। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप सांसद ने इस तरह की नोटिस को 10 बार फाड़ने की बात कही। उधर नोटिस फाड़ने के बाद बीजेपी आप पर हमलावर कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कॉपी फाड़ने से नोटिस खत्म नहीं होगा। आप नेताओं को जनता को जवाब देना पड़ेगा। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने बताया कि उपराज्यपाल ने मानहानि का नोटिस भेजा है। इसकी कॉपी दिखाते हुए वो तैश में आ गए और कैमरे के सामने नोटिस फाड़ दिया। बकौल संजय सिंह वीके सक्सेना का कहना है कि देश का संविधान उसको सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा का सदस्य होने के नाते सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर और भ्रष्ट व्यक्ति की नोटिस भेजने से रोकने और डरने वाला नहीं हूं। इस तरह के नोटिस को 10 बार फाड़कर फेंक देने की बात उन्होंने भी की। साथ ही कहा कि अगर उपराज्यपाल सोचते हैं कि वो भ्रष्टाचार और लूट करेंगे और अपने भ्रष्ट कारनामों को नोटिस के नीचे दबा देना संभव नहीं है। वीके सक्सेना ने सभी घोटाला का खुलासा भी करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे।
धन्यवाद, स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ मंगलवार को 5वें भारत ऑस्ट्रेलिया लीडरशिप डायलॉग को संबोधित किया। इस दौरान भारत की हिंद प्रशांत समुद्री पहल का प्रबल समर्थक बताते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करते हुए कहा कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ प्रांगण होते हुए दोनों देशों के संबंध अब घनिष्ठता के नए दौर में हैं। जयशंकर ने बताया कि अप्रैल 2022 में हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 20 अरब डॉलर और निवेश 25 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया प्रमुख शैक्षिक गंतव्य है। 1 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के 7.2 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जो कि दोनों देशों की ताकत है। 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषित सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल के तहत जारी ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएट पार्ट राशि पर खास जोर देते हुए खुली, समावेशी, समृद्ध और न्याय आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उन्होंने बात की। मध्य दिल्ली स्थित सिविक सेंटर की 28वीं मंजिल से कूदकर बुधवार सुबह एक युवक ने अपनी जान दे दी। मृतक की शिनाख्त गाजियाबाद निवासी देवेश, जिसकी उम्र 40 के रूप में देखा गया है, वो सिविक सेंटर स्थित आयकर विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर था। पुलिस को मृतक के पास से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला कि देवेश के पिता और उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके अलावा वो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने बताया कि बुधवार सुबह 10:25 के सिविक सेंटर के सिक्योरिटी टिचांस के तिवारी ने कॉल कर एक युवक को कूदने की खबर दी। तिवारी ने बताया कि E2 ब्लॉक में ऊपर की मंजिल से कोई अज्ञात युवक कूद पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां करीब 40 वर्षीय युवक का शव बरामद किया। बाद में उसकी पहचान भी कर ली गई। मृतक देवेश आयकर विभाग की 8वीं मंजिल स्थित दफ्तर नंबर 34 में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता था। इसका परिवार गाजियाबाद इलाके में रहता है। परिवार में पिता लोकेश कुमार के अलावा पत्नी प्रीति और 2 बच्चे भी हैं। पिछले कुछ समय से देवेश के पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उनके इलाज पर खासा रुपए खर्च हो रहा था, जिस वजह से उसने आत्महत्या करने का कदम उठाया। बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना स्थित औचंदी गांव में बुधवार को सुबह एक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। यहां मैरिज फार्म हाउस पर पेड़ों की छटाई के लिए आए 3 मजदूर 11,000 वोल्ट हाई टेंशन की चपेट में आ गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त किठौर मेरठ यूवी निवासी फैजान, सोहेल और जुबैर के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई। बृहस्पतिवार को उनके आने के बाद शवों को पोस्टमार्टम करवाया गया। बवाना थाना पुलिस ने फिलहाल हादसे के लिए लापरवाही का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे बवाना थाना पुलिस को माया महल मैरिज फार्म हाउस में 3 लोगों की करंट लगने से मौत की सूचना मिली। पुलिस तुरंत औचंती स्थित फार्म हाउस पर पहुंची। अंदर घुसते ही फार्म हाउस के बाईं ओर तीनों मजदूरों की शव पूरी तरह से झुलस गई थी। छानबीन करने पर पुलिस को पता चला कि तीनों ही मजदूर 10-12 दिन पहले मेरठ से दिल्ली काम की तलाश में आए थे। यहाँ औचंदी गांव में इनके गांव के कुछ लोग रहते हैं। तीनों युवकों ने यहाँ आकर रहने लगे। इन लोगों ने रोहिणी सेक्टर 24 निवासी संदीप के घर पर माली का काम शुरू किया था। संदीप ने फार्म हाउस को किराए पर लिया हुआ था। संदीप फिलहाल तीनों से पेड़ की छटाई का काम करवा रहा था। बुधवार को संदीप के कहने पर ही तीनों यहाँ फार्म हाउस पर पेड़ की छटाई करने के लिए आए हुए थे। तिहाड़ जेल में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया।
एक कैदी पैसा कमाने के लिए 4 मोबाइल निगल गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसके पेट से 2 मोबाइल फ़ोन निकाले। पेट में अभी 2 और मोबाइल फ़ोन और भी है। उनके निकालने के लिए जल्द ही दूसरा ऑपरेशन भी किया जाएगा। जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि कैदी की जीबी पंत अस्पताल में इंडोस्कोपी की गई। तिहाड़ जेल पुलिस अधिकारियों के अनुसार जेल संख्या 1 में बंद इस कैदी ने जेल अधिकारियों को बताया कि उसे जेल में पैसा कमाने का आइडिया आया था। जब वो जेल से बाहर आया तो उसने 4 छोटे मोबाइल निकल लिए। उसे लगा कि वो मोबाइल फ़ोन को अन्य कैदियों को बेच देगा। मोबाइल निकलने के बाद वो तिहाड़ जेल चला गया था। वहाँ उसकी तलाशी ली गई मगर कुछ पता नहीं लग पाया। जेल में जाकर उसने मोबाइल फ़ोन को बाहर निकालने की अपने स्तर तक बहुत कोशिश की मगर मोबाइल फ़ोन नहीं निकले। इसके बाद उसके पेट में दर्द हो गया जिससे वो डर गया और उसने जेल अधिकारियों को बताया कि उसके पेट में 4 मोबाइल फ़ोन हैं। जेल अधिकारियों ने शुरू में उसका मजाक उड़ाया और उसकी बात को टाल दिया। कैदी अपनी बात पर अड़ा रहा तो उसने DDO अस्पताल भेजा गया। यहाँ भी डॉक्टरों ने उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। यहाँ से उसे जीबी पंत अस्पताल भेज दिया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने पिछली उसकी इंडोस्कोपी की। इससे पता लगाया गया कि उसके पेट में मोबाइल फ़ोन्स है। इसके बाद ऑपरेशन कर बुधवार को 2 मोबाइल फ़ोन निकाल लिए गए। जेल अधिकारियों का कहना है कि 2 अन्य मोबाइलों को निकालने के लिए जल्द ही उसका दूसरा ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को सेंट्रा विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया गेट के सभी 10 मार्गों को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बंद करने का फैसला किया है। सभी मार्गों के बंद होने से करीब 17 मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर जाम लगने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुचारू संचालन का पर्याप्त इंतजाम किया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को परेशानियां ना हो ये देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी मंगलवार को जारी कर दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने के नई दिल्ली जिले के DCP अलाप पटेल की ओर से जारी कई एडवाइजर में कहा गया कि इंडिया गेट से सभी 10 मार्ग बंद होने से W पॉइंट, मथुरा रोड, अशोका रोड, क्यू पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, अकबर SB रोड, APJ अब्दुल कलाम रोड, राजेश पायलट मार्ग, साथ ही अन्य मार्ग पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से आग्रह किया कि वो अपनी यात्रा पहले से ही सुनिश्चित कर ले। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राष्ट्रप्रथम के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद
बार स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी की सड़कों को सुंदर और सुरक्षित और विश्व स्तरीय बनाने में जुटी दिल्ली सरकार रोहिणी और पीतमपुरा की 16.22 किलोमीटर लंबी 21 सड़कों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण करेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इन सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों का जीर्णोद्धार करने पर 13.66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को सुंदर, सुरक्षित और वर्ल्ड क्लास बनाने के विजन के तहत सरकार दिल्ली की सड़कों को सुदृढ़ीकरण को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ इनके सौंदर्यीकरण का भी काम किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्वालिटी के सभी मानकों का प्रतिबद्धता से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का विजन अपने नागरिकों को विश्व स्तरीय सड़कें उपलब्ध कराकर उन्हें यात्रा का बेहतर अनुभव देना है। इसके कारण इन सड़कों को सुदृढ़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी विभिन्न आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की सड़कें यात्रियों की आवाजाही के लिए अधिक सुरक्षित बन सके। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 29 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। उन्हें अब भी वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। हालांकि राजू की हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। राजू को होश नहीं आ पाया तो लेकिन उनके अपने हाथ पैर जरूर हिल रहे हैं। इन सबके बीच राजू की पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने बयान दिया कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बुखार उतरने के बाद बच्चों को राजू से मिलने की अनुमति दी गई है। बेटी अंतरा ने जब राजू से कहा कि पापा आंखें खोलो, कब तक ऐसे लेटे रहोगे, बेटी के बोल सुन कॉमेडियन की आंखों में हरकत हुई। हालांकि डॉक्टर्स ने इस बात से इनकार किया। तब बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आने के बाद पिछले महीने 10 तारीख को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह जिम करते समय वर्कआउट के दौरान वो बेहोश हो गए थे दिल का दौरा पड़ने से। कॉर्निया की समस्या से परेशान मरीजों को अस्पताल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली ऐसे मरीजों को घर बैठे इलाज देने के लिए ऐप तैयार कर रहा है। इस ऐप की मदद से मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेगी। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान कॉर्निया खराब होने के मामले में इजाफा दर्ज हुआ था। इस दौरान मरीज या तो इस पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए या फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। ऐसे मरीजों के लिए एम्स के घर बैठे कॉर्निया के मरीजों का इलाज कराने का फैसला किया है। ये सुविधा जल्द ऐप के माध्यम से मिलेगी। बता दें कि कोरोना के मामले में घटने के बाद कॉर्निया ट्रांसप्लांट में धीरे धीरे एम्स में बढ़ रहा है। एम्स में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले दान में मिले कॉर्निया का इस्तेमाल किया ज़्यादा है। इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर एस टीटीआल ने कहा कि मरीजों की कॉर्निया के मरीजों में की ट्रैकिंग और उनके फॉलोअप के लिए ये ऐप बना रहे हैं। इस प्रकार बनाया जा रहा है ये ऐप कि मरीज आसानी से अपनी आंखों को फोटो लेकर अपलोड कर सकते हैं, जिसे एम्स के नेत्र चिकित्सक सलाह दे सकते हैं इन फोटोज के जरिए। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर सामने आई है। देश में कोविड मामलों का ग्राफ लगातार नीचे घटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में संक्रमण 5000 से कम यानी कि कुल 4417 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 4,84,86,876 हो गई है। देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या 52,336 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 23 लोगों की मौत भी हुई। कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,28,030 हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में 6,032 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है।
राजधानी में मानसून की बेरुखी से अगस्त की तरह सितंबर में भी लोग सूखा झेल रहे हैं। बीते 7 दिन में अब तक सिर्फ 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सामान्य तौर पर ये आंकड़ा 39.4 मिलीमीटर है। ऐसे में इस माह में अब तक 66% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में दिल्ली में 41.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की थी, जो कि सामान्य से 82% कम है। सामान्य तौर पर दिल्ली में अगस्त 233.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। वहीं पूरे मानसून सामान्य बारिश का आंकड़ा 676 मिलीमीटर से कुछ अधिक है। इस संबंध में मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों अधिक मध्य भारत के सक्रिय रही है। यही वजह है कि मध्य भारत के राज्यों से बढ़ सकती है, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इस बुलेटिन को ऐसी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।